हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिस्ट्री क्लास थर्ड में आपका स्वागत है। मैं कान्हा क्लासेस कॉमर्स वाला आपके क्लास थर्ड यूपीएससी बैच के चैप्टर 3 में यानी क्लास थर्ड में आपका स्वागत करता हूं। और इसके पहले मैंने हिस्ट्री क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पढ़ाया, जिसमें मेरी शुरुआत ही हुई थी यहाँ पे यूपीएससी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में। आपको एक ही चीज़ बताई गई थी प्री के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था पूरा पाषाण काल के पत्थर इस प्रकार थे, ठीक है। और ये बड़े हथियार हुआ करते थे उस समय के, क्या हुआ करते थे? बड़े हथियार। और वही मध्य पाषाण काल के आपके जो पत्थर हैं मध्य पाषाण काल पत्थर, ये रहा, ये नुकीले हो गए थे। धीरे धीरे बदलाव आ रहा था लोगों के विचारधाराओं में और युद्ध तकनीकों का प्रयोग करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मध्य पाषाण काल के औजार और उपकरण भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये मध्य पाषाण काल के औजार और उपकरण। जूम हुई, ये रहा, इनका हथौड़ा था, मनका था, ये सब चीज़ें थी। ये किस काल की है? नौ पाषाण काल की। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? मनका दिखाई दे रहा है। मनका मतलब घड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, घड़ा। क्या मिला? घड़ा मिला था। कई आकार के हैं, 2, ये 3। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपको ध्यान से देखिए। ये चित्र क्या प्रदर्शित करना चाहता है? ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे गेहूं की शुरुआत यानी खेती की शुरुआत हो गई थी और खेती से इस तरीके इस हथियार से काटा जाता था, ठीक है। खेती की शुरुआत हो गई थी। पहिए मिले थे उस समय। तो ये आपके नौ पाषाण काल के उपकरण हैं। क्या है? उपकरण है। चलिए और भी कुछ चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। ये क्या है? पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल। ये पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी है जो बिहार के पास दिखाई देती है प्रेजेंट में। ये ताप्ती नदी है, नासिक नदी, गोदावरी नदी, पूर्णे, भीमा, दक्कन, कृष्णा, हुसगी, कुरनूल, अतिपक्कम, कावेरी। और ये हमारा भारत, ये बंगाल की खाड़ी, ये न्यू मुरे द्वीप भारत का, ये अरब सागर। तो आपको यहाँ पे ऐसी हर चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो नदियों से जुड़ी हुई हैं। और अक्सर करके उस समय के स्थल को लोग नदियों के नाम से बताया करते थे। कारण क्या है कि उस समय कोई हैंडपंप नहीं होता था जिससे पानी पी सके, तो लोग उस समय नदियों का पानी पिया करते थे। इसलिए वहाँ पे निवास करने वाले लोग भी हर जगह नदियों के किनारे ही बसते थे, नदियों के आसपास बसते थे। तो ये जो इमेज थी, ये पूरा पाषाण काल की इमेज थी। और अगली इमेज दिखाते हैं हम आपको। ये पूरा पाषाण काल की इमेज थी और ये है आपकी नौ पाषाण काल की इमेज। ये कब की इमेज है? नौ पाषाण काल। देखिए अंतर आपको मिलेगा। अंतर क्या मिला? पूरा पाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई थी? नहीं। पूरा पाषाण की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आग की खोज। मात्र क्या थी? आग की खोज। और यहाँ पे क्या हुआ था? नवपाषाण काल में आपको खेती की शुरुआत हो चुकी थी।
मन के घड़े मिले हुए थे। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बुर्जहोम। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बुर्जहोम ये कश्मीर का एक क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। मनुष्य के साथ पालतू जानवर कब पाया जाता था? नवपाषाण काल में। और उस समय में ये दिखाया गया था कि यहाँ पे मनुष्य के शरीर के अस्थियों के साथ कुत्ते की हत्या मिली है, इसलिए ये माना जाता है कि मनुष्य के साथ उस समय जानवर भी दफना दिए जाते थे। यहाँ पे जो भी शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये मेहरगढ़ आपको दिखाई दे रहा है। मेहरगढ़ से हमारा तात्पर्य किस चीज़ से है? गेहूं और जौ की खेती से। किससे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। ठीक है। ये क्या है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कोल्डिहवा है, जहाँ पे चावल के साथ मिलते हैं। ये चिराद है। चिराद बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ पे आपको कई मतलब आधुनिक नवपाषाण काल के आपको प्रमुख स्थल मिले हैं। यहाँ पे चित्रकारियाँ देखने को मिली हैं। यहाँ भीमबेटका के बारे में दाउजली हेडिंग, ठीक है, दाउजली हेडिंग के बारे में दिया गया है। न्यू मरसंसान लोचन डांट इन है बंगाल की खाड़ी के पास। पायमपल्ली था। कुछ ऐसे यही वर्तमान स्थल थे जहाँ पे लोग उस समय निवास करते थे और अपनी खेती किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ देख लेते हैं अगर हो तो। अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था पहिए की खोज हो चुकी थी उत्तर पाषाण काल में। तांबे की खोज हुई, पहली धातु की खोज। तांबे की खोज के कारण उत्तर पाषाण काल को या ताम्र पाषाण काल को हम इंग्लिश में चिलकोलिथ काल के नाम से जानते हैं। पहली खेती जौ और गेहूं की हुई थी जो पाकिस्तान के मेहरगढ़ सुलेमान थकेथर पहाड़ी के बीच हुई थी, अभी हमने आपको बताया। चावल के साथ प्रयागराज के कोल्डिहवा से मिले हैं। चित्रकारी की शुरुआत पाषाण काल के भीमबेटका से हुआ जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आदिमानव द्वारा अस्थायी आवास नवपाषाण काल में बना था, ये तो मैंने बताया ही है। प्रागैतिहासिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, पहली ग्रामीण सभ्यता कहाँ देखने को मिलती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। पहली ग्रामीण सभ्यता कहाँ पे थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी पहली ग्रामीण सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक काल अब हम शुरुआत करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम थोड़ा सा कुछ विस्तृत है लेकिन इतना भी विस्तृत नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिखा तो गया था लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल हम शहरी सभ्यता जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पहली ग्रामीण सभ्यता कोई थी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब पहली शहरी सभ्यता जो थी तो सिंधु सभ्यता है। ठीक, कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इसीलिए मानव का पालना मेसोपोटामिया को सभ्यता को कहते हैं, या ये कह सकते हैं अगर सभ्यता का विकास भी ना देखें, सबसे पहले मनुष्य कहाँ पे मिले थे तो आपको दक्षिण अफ्रीका में मिले थे, यानी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो मानव का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है और मानव का विकास एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप में आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। इसलिए मानव का पालना अफ्रीका और मानव का विकास एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। चलिए हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में भारत की जो सबसे पहली सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता, सबसे पहली शहरी सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता में क्या है, यहाँ लोग लिखना जानते थे लेकिन जो इन्होंने लिखा उसे कोई पढ़ नहीं सका। यहाँ पे एक पॉइंट है सारण। सारण छपरा जिला के घाघरा नदी के किनारे
है। सिंधु सभ्यता 13 लाख किलोमीटर में फैली थी। इसके 250 से ज़्यादा शहरों की खोज की जा चुकी है। तो ये हम बता दें कि सिंधु सभ्यता जो थी तो 13 लाख किलोमीटर में फैली हुई थी और इसके 250 से ज़्यादा शहरों की खोज की जा चुकी है। सिंधु सभ्यता क्या थी? त्रिभुजाकार थी। एक परफेक्टली त्रिभुजाकार नहीं कह सकते हम, लेकिन त्रिभुजाकार में थी। कारण उसका जो आकार था वो इस पॉइंट से लेके ऐसे था, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर, मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र बोल सकते हैं, कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान के से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए उसका आकार जो था वो देखने में त्रिभुजाकार दिखाई देता है। जो उत्तर में उसका आकार था, वो उत्तर में जो उसके प्रदेश पड़ते थे या उसके राज्य पड़ते थे वो कश्मीर में की तरफ आज के हैं, और जो उसके पश्चिम में राज्य थे वो पाकिस्तान में हैं। पूर्वी शहर उसके जो थे उत्तर प्रदेश में हैं और दक्षिणी शहर उसके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। चलिए आपको आगे बताते चलते हैं। ये रहा पेज 3। दुनिया की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, दुनिया की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने की थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने की थी, वो जो कि 1921 में उन्होंने किया था। जिनका नाम किसने रखा था, नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, उसे सिंधु सभ्यता किसने कहा? जॉन मार्शल ने। और उसकी पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री है उसके फादर भी जॉन मार्शल हैं, क्योंकि एक प्रकार से खुदाई तो मजदूर करता है ना, तो दयाराम साहनी एक प्रकार से मजदूर थे उस समय, समझिए। जॉन मार्शल ने उनकी खोज की थी, इसलिए आद्य ऐतिहासिक खोज पिता जॉन मार्शल कहलाते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस थे। मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस थे। इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल थे, ये भी मैंने बता दिया। ऐतिहासिक काल के हेरोडेटस। मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में है। सब पॉइंट नोट करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने खोज खर्च करके आपके लिए ला रखा है। बुर्जों में आदमी के साथ कुत्ता दफनाया जाता था, मैंने आपको बताया है। प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल की मैसेज जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। आद्य ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है वो चार्ल्स मेसन ने दी थी। क्षेत्रफल की सर्वेक्षण यानी क्षेत्रफल सर्वेक्षण की जेम्स कनिंघम हमने किया था। उसका किसका? सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज में आप ये बताइए हमें कि सिंधु सभ्यता को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी पहली खोज हड़प्पा थी, तो इसलिए उसको नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। तो यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा के बारे में, कि उसकी खोज खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने, नामकरण जॉन मार्शल ने। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जानकारी उसकी चार्ल्स मेसन ने दी थी, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, नामकरण तो जॉन मार्शल बताया ही। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर गुजरात में थे। सिंधु सभ्यता क्या हुआ था? सर्वाधिक शहर गुजरात में थे। कश्मीर का मांडा शहर, मैंने बताया कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पाकिस्तान से मिलकर ये
देखिए यहाँ पे त्रिभुजाकार बनता है। तो ये क्या है कि ये परफेक्ट यहाँ पे आपका आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि ये यहाँ पे है आलमगीरपुर, जहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऐसे बना के दिखा नहीं सकते, इसलिए ना सीधा लोग बना के दिखाते हैं और इसको त्रिभुजाकार बोलते हैं। कश्मीर का मांडा शहर ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर ये बीच में दिखाई दे रहा है, और महाराष्ट्र का दैमाबाद ये इस कोने पे है, पाकिस्तान का सुतका गंडोर यहाँ पे। इसका शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं शम बराबर एड, मतलब सुतका गंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। तो यहाँ पे आपका सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। अगले वीडियो में अगले इमेज में देखते हैं आपको ये क्या है। पेज 4 यहाँ पे देखिए, सिंधु की हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा में प्राप्त अवशेष, चलिए ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उस सभ्यता की खोज में पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे जो भी प्रदेश आपको मिले हैं या जो भी राज्य मिले हैं, जो भी जिले मिले हैं, वो सभी जिले जिस नदी से जुड़ते थे वो नदी अंत में जाके सिंधु नदी में मिल जाती थी, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता कहा गया। और उसकी पहले जिले की खोज हड़प्पा थी, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा में प्राप्त अवशेष, जैसे दयाराम साहनी जी ने जब खुदाई की तो क्या क्या वहाँ पे पाया, तो वहाँ पे पाया कुम्हार का चाक। क्या पाया? कुम्हार का चाक मतलब बर्तन बनाने वाला। श्रमिक आवास, ठहरने के लिए स्थान श्रमिकों को। अन्नागार मतलब कि अनाज रखने वाला स्थान। मातृ देवी की मूर्ति, एक ऐसी मूर्ति जिसके शरीर के जिसके पेट गर्भ से वृक्ष निकलता है, वृक्ष निकला हुआ था, तो ऐसी मूर्ति को मातृ देवी की मूर्ति माना जाता है। और इसीलिए सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को मातृ संस्थात्मक सभ्यता भी कहते हैं। वहाँ के मतलब मातृ संस्थात्मक थी, जैसे आज के समय में जो है पितृ संस्थात्मक है, पिता सब कुछ थे। अभी तो धीरे धीरे मातृ संस्थात्मक की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके बाद जो भी हुए अभी तक पितृ संस्थात्मक थे, लेकिन उस समय की जो सभ्यता थी मातृ संस्थात्मक थी। यहाँ पे ओखली मिली है। ओखली का नाम जानते हैं? ओखली वो चीज़ होती है जिसमें जब तक आपके यहाँ ये आटा गेहूँ पीसने की जब मशीन नहीं आई थी तो लोग कूट कूट के या दर दर के पीसते थे पत्थर से। तो जो ओखली था वो धान कूटने के लिए होता था। धान कूटने के लिए किसी का प्रयोग किया था? ओखली का। उसमें एक बड़ा सा बर्तन आया था लकड़ी का और उसमें एक डंडा, उसके साथ कूटते थे तो वो धान का भूसी निकल जाता था और चावल निकल आता था, चावल खाया था। बहुत मेहनत पहले हुआ करती थी। ताबूत मिला है, ताबूत से मिला था, इसका मतलब कि वहाँ पे ईसाई धर्म जुड़ा हुआ है। ताबूत मिला हुआ है। RK 37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। कब्रिस्तान का नाम RK 37 है। इस RK 37 का मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है। ये ही एक ऐसा शब्द था जो आपको आपके आज की सभ्यता से और आज के शब्दों के साथ मिलता जुलता है। उस RK 37 का अर्थ क्या था अब तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, तो इसका मतलब अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोग RK 37 कब्रिस्तान के नाम से जानते। हाथी की खोपड़ी मिली है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। हड़प्पा सभ्यता जो था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और रावी नदी चिनार से जाके मिलती थी और चिनार अंत में सिंधु सभ्यता से मिल जाती थी, मतलब सिंधु नदी से मिल जाती थी। तो यहाँ पे मैंने आपका
आज क्लास 3 में यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। चलिए हमने चंद्रद्रोण के बारे में बता देते हैं। चंद्रद्रोण की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। खुदाई किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। और ये किसी और नदी से ना जुड़कर सीधे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पे अधिकतर महिलाओं के सामान मिले हैं, जैसे मेकअप का सामान, लिपस्टिक, अलता, क्रीम, पाउडर, सुई, धागा, घड़े पर पेंटिंग, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। चंद्रद्रोण दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। ये कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर था जो दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था? दुर्ग मतलब जिसकी महल के किनारे किनारे दीवारें नहीं थी बड़ी बड़ी, तो ये कह सकते हैं चंद्रद्रोण। चंद्रद्रोण क्या था? एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पे आपका फिर एक बार बोली तो रिपीट कर दे। सिंधु को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। हड़प्पा में प्राप्त अवशेष कुमांस का चाक था, श्रमिक आवास था, अन्नागार था, माता देव की मूर्ति थी, ओखली थी, ताबूत था, आरके 37 कब्रिस्तान था, हाथी की खोज हुई थी, शास्त्रीय चिन्ह था। रावी चिनार और सिंधु, रावी से मिलकर चिनार, चिनार से मिलकर सिंधु नदी के मिलती थी। चंद्रद्रोण जो था उसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी, जो सिंधु नदी के किनारे था। अत्यधिक महिलाओं के सामान यहाँ मिले हैं। मेकअप का सामान मिला है, लिपस्टिक मिला है, अलता क्रीम मिला है, पाउडर मिला है, सुई धागा मिला है, घड़े पर पेंटिंग मिली है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। चंद्रद्रोण दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, ये एक औद्योगिक शहर था। मैं जो भी यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा हूँ ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट करते जाइएगा। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, जो कि ये भी सिंधु नदी के किनारे बना हुआ था। यहाँ कब्रिस्तान नहीं, यहाँ लाशों का टीला मिला हुआ है। कब्रिस्तान उसे कहते हैं जहाँ पे एक शरीर का सभी अंग आपको एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं, लेकिन जहाँ लाशों का टीला होता है वहाँ पे आपको हड्डियों के अलग अलग रूप अलग अलग जगह मिलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मिले हैं, इसलिए यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं, यहाँ इसे लाशों का टीला कहता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता का गलिया कहते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार के रूप में मोहनजोदड़ो में मिली है। अन्नागार तो आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिला, लेकिन सबसे बड़ी इमारत अगर कहीं मिली है सिंधु सभ्यता में अन्नागार की, तो वो है मोहनजोदड़ो में। यहाँ स्नानागार मिला है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ सबसे बड़ा पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? पुरोहित आवास। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। अगली क्लास 4th में आपको इसके बाद की बताएंगे कि आद्य इतिहास में कौन कौन से और भी ज़िले थे जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।